The probability that a randomly chosen factor of 10 raised to the power 19 is a multiple of 10 raised to the power 15 is. Probability का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल केसेस, अगर कोई इवेंट है A, उसके होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फैक्टर की। 10 रेज टू द पावर 19 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 19 इंटू 5 रेज टू द पावर 19। नंबर सिस्टम एक बेसिक कंसेप्ट है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। अगर हम इस टर्म के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना चाहें, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर फॉर्म है, यहाँ पर ये दोनों प्राइम नंबर हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, पावर जो है वो नेचुरल नंबर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है 19 प्लस 1। ये जो पावर है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं और यहाँ पर भी 19 प्लस 1। तो अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमसे पूछे जाएं 10 रेज टू द पावर 19 के, तो वो होंगे 20 इंटू 20। इसमें 1 फैक्टर भी शामिल है और 10 रेज टू द पावर 19 भी शामिल है। इसके पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल है कि 2 रेज टू द पावर 19 इंटू 5 रेज टू द पावर 19 करने पर ये एक्सप्रेशन आता है। दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 1 से करते हुए अगर हम 2 रेज टू द पावर 19 तक जाएं और यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 0, 5 रेज टू द पावर 1 एंड सो ऑन 5 रेज टू द पावर 19 तक जाएं और इनमें से हम कोई भी आपस में मल्टीप्लाई करें, वो सभी नंबर्स 2 रेज टू द पावर 19 इंटू 5 रेज टू द पावर 19 के फैक्टर्स होंगे। यहाँ पर टोटल 20 ऐसे नंबर्स हैं, यहाँ पर टोटल 20 ऐसे नंबर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स रिप्रेजेंट करता है। ये प्लस 1 हमने किसके लिए ऐड किया है? इस पर्टिकुलर टर्म के लिए, 2 रेज टू द पावर 0 के लिए और यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 0 के लिए। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सारे फैक्टर्स। नाउ हमारी कंसर्न क्या है? वो फैक्टर्स जो कि मल्टीपल हैं 10 रेज टू द पावर 15 के। 10 रेज टू द पावर 15 होता है 2 रेज टू द पावर 15 इंटू 5 रेज टू द पावर 15। यानी हमारे फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन से या इस टर्म से डिविजिबल होने चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि हमारे काम के जो नंबर्स होंगे वो होंगे 2 रेज टू द पावर 15, 16, 17, 18 एंड 19। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो 5 रेज टू द पावर 15, 16, 17, 18 एंड 19। अगर हम मान लीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फैक्टर आएगा, जो नंबर आएगा, वो 2 रेज टू द पावर 15 इंटू 5 रेज टू द पावर 15 का मल्टीपल होगा। अगर हमने इन दोनों को ले लिया तो भी वो मल्टीपल होगा। तो यहां पर अगर हम ये देखें कि इस तरफ हमारे पास में टोटल टर्म्स कितनी है? 5, और यहां पर भी टोटल टर्म्स कितनी है? 5। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो अभी जो फैक्टर्स आएंगे ये सर्टेनली इसका मल्टीपल होंगे। तो फेवरेबल केसेस हो गए 5 इंटू 5, 5 goes into 24 times, 5 goes into 24 times। तो हमारी जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 1/16। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्लियर हो तो आप इमीडिएटली इसे आंसर कर सकते हैं। द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल्स। सबसे पहले हमें फोकस करना है एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स को, whose sides are 3 consecutive positive integers and whose perimeter is at most 100। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते किसको है? वो ट्राइंगल जिसके तीनों ही एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो। और ये हम कैसे पता करें? अगर हमें साइड्स की लेंथ गिवन हो, क्योंकि यहाँ पर साइड्स जो है वो 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो शुरुआत हम कर सकते हैं 1, 2 एंड 3 से। ये 3 उस ट्राइंगल की 3 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 2, 3, 4 से 3, 4, 5, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ऐसे करते अगर हम जाएंगे तो 31, 32, 33, ये भी ट्राइंगल की 3 साइड्स हो सकती हैं। और सबसे बड़ा ट्राइंगल जो हमें मिलेगा वो होगा 32, 33, 34 का, क्योंकि इन तीनों का सम 99 आ जाएगा। एटमोस्ट 100 हमें पेरीमीटर चाहिए। अगर हम इसको 33 कर दें तो सम यानी पेरीमीटर 102 हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो कुल मिला के 32 ट्राइंगल्स ऐसे हैं यहाँ पर जो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये पता करना है कि इनमें से कितने एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स होंगे। एक्यूट एंगल ट्राइंगल पता करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आपके पास लार्जेस्ट साइड दी गई है उसको आप स्क्वायर करें, बाकी दोनों साइड्स के
जो आपको दी गई लेंथ उसको स्क्वायर करके ऐड करें। अगर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम से छोटा है तब तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, इक्वल है तो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, और बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मिलेगा। यहां पर अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो वह है 9, 2 का स्क्वायर है 4, 1 का स्क्वायर है 1। इन दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि 9 इन दोनों के सम से बड़ा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे काम का नहीं। सेकेंड केस, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अगेन 16 9 प्लस 4 से बड़ा है, ये हमारे काम का नहीं है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये इक्वल है, ये भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इनफैक्ट ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 36 25 प्लस 16 41 से कम है, ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। इनफैक्ट इसके बाद जितने भी ट्राइंगल्स हमें मिलेंगे वो सारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देखेंगे बड़ा था, इक्वल हुआ और अब छोटे होने लग गए। कुल कितने ट्राइंगल्स हैं? यहाँ 32 हैं, उनमें से अगर ये 3 केसेस हम हटा दें तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 29। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। The equation of the straight line passing through the point M such that portion of it between the axes is divided by the point M in 2 equal halves is। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा सिस्टमेटिक तरीका अपनाएं, क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 4 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, जहां वो सेटिस्फाई हो रहा होगा हम उसे आंसर मार्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीपल आंसर पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन पे नजर डालते हैं। 10 इंटू वाई, 10 into 4 this is 40, -8 into x, so -8 into -5 करेंगे तो वो भी 40, और दोनों का सम 80 हो गया है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इमीडिएटली फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। हाँ, अगर हमें इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली सॉल्व करना होता तो हम क्या करते, यहाँ पर हम अपनी x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते। तो ये हमारी x एक्सिस हो गई है और ये हमारी y एक्सिस। ये x एक्सिस, यहाँ पर ये वाला पोर्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पर y पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर y नेगेटिव हो गया। क्योंकि पॉइंट M में x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू 4 है, हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। हमारा ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, वो लाइन हम एक बार कर लेते हैं यहाँ पर ड्रॉ अंदाजे से। सपोज ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। पॉइंट M यहाँ बिल्कुल ये जो पार्ट है इसके मिडिल में है, -5 4। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट A का जो y वैल्यू है वो 0 होगा, और y एक्सिस पे A की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 होगा। व्हाट अबाउट x वैल्यू हियर, इसको हम कहते हैं एब्सिसा। -5 को डबल कर दीजिए, -10, बिकॉज -10 प्लस 0 इज -10 और 2 से डिवाइड करने पर -5 आएगा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? 8। हमें पॉइंट A और पॉइंट B इनके कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गए हैं। क्या हम उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट से गुजरी? एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास में, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। यहाँ x1 y1 एंड x2 y2 उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं जहां से ये लाइन गुजर रही है। आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं। लेटेस्ट से हमने इसे x1 y1 नाम दे दिया है और ये हो गया है x2 y2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y माइनस y1 यहाँ पर 0 है, y1 इज 0 माइनस y2। ना y2 क्या है? 8, तो विल राइट डाउन 8 x माइनस x1। ना -10 जैसे माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अपॉन x1 -10 माइनस x2, ये हो गया है 0। तो ये -10 मल्टीप्लाई होगा तो -10y, ये -8 है, इंटू x होगा तो -8x, और ये -80। -10y इधर ले जाते हैं तो 10y
माइनस 8x और माइनस 80 को लेफ्ट साइड ले आएंगे और रीराइट करेंगे तो ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करनी है। यहां पर हम इन दो टर्म्स पर फोकस करते हैं। सबसे पहले cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 को हम लिख सकते हैं cos 5 पाई बाई 8 होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, ये स्क्वायर कर रहे हैं। एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, जब भी हम पाई बाई 2 प्लस या माइनस की फॉर्म में एंगल को हम लिखते हैं तो कन्वर्जन हो जाता है। जो कोसाइन है वो हो जाएगा साइन, और इस पाई बाई 2 को हम हटा देते हैं और यहाँ पर पाई बाई 8 लिख देते हैं। पर यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक, ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। क्योंकि यहाँ कॉस लिखा है तो यहाँ पर साइन माइनस लग जाएगा। और जैसे ही आप इसे स्क्वायर करेंगे, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, आपने जरूर ये पढ़ी होंगी। इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर पाई ओवर 8, क्योंकि नेगेटिव साइन है, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो गया। अगर हम सेकेंड टर्म पे नजर डालते हैं, कॉस यहां पर इसे लिखेंगे 7 पाई ओवर 8 और यहां पर भी स्क्वायर। इसे भी हम रीराइट कर सकते हैं कैसे, कॉस पाई बाई 2 प्लस 3 पाई ओवर 8। बाहर स्क्वायर तो हम कर ही रहे हैं, यहां पर भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी। कॉस हो जाएगा साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि यहां कॉस लिखा है तो माइनस हो जाएगा, और अंदर बचेगा 3 पाई बाई 8। और जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। नाउ एक और फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर अगर हम ये वैल्यू लिखें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होगा। तो हमारे इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2, और ये ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हमें 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स का सम गिवन है पाई स्क्वायर ओवर 6, और 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट की वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं, जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है क्या इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। यहां पर 1/2 स्क्वायर जो है उसे हम अलग लिख देते हैं, 1/3 स्क्वायर हम यहां लिख देते हैं, 1/4 स्क्वायर यहां पर, 1/5 स्क्वायर ये रहा, 1/6 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, एंड यहां पर भी ये एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स आ गया। यही वैल्यू हमें निकालनी है। लेट अस से इसको हमने नाम दे दिया है x। तो जब हम यहां पर x लिखेंगे प्लस यहां पर क्या होगा, कॉमन आ जाएगा 1/4, तो अंदर क्या बचेगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये जो वैल्यू है ये हमें ओवरऑल क्या गिवन है, पाई स्क्वायर ओवर 6। सो दिस इज गिवन टू अस पाई स्क्वायर ओवर 6। ओके, नाउ अगेन ये वैल्यू भी क्या हो गई है, पाई स्क्वायर ओवर 6। तो हम लिखेंगे x प्लस 1/4 इंटू पाई स्क्वायर ओवर 6 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ओवर 6। अगर हम इस टर्म को राइट साइड ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, और पाई स्क्वायर ओवर 6 में से 1/4 ऑफ पाई स्क्वायर ओवर 6 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 3/4 ऑफ पाई स्क्वायर ओवर 6। 3 goes into 6 2 times, तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर ओवर 8। ये ऑप्शन
हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, लुक एट दिस क्वेश्चन, अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रुथ ऑन एन एवरेज 4 out of 5 times. He throws a die and reports that it is a 5. The probability that it is actually a 5 is, हमारे सामने ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में एक बार मूव करेंगे। यहाँ पर हम कुछ केसेस बना लेते हैं। मान लीजिए हम एक डाई थ्रो करते हैं, तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं? हो सकता है नंबर 5 आ जाए, हो सकता है नंबर 2 आ जाए, नंबर 1 आ जाए, 3, 4 और 6, कोई भी नंबर आ सकता है। हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो कोई भी नंबर आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/6। सभी जगह ऐसा होगा। ये भी 1/6 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बिकॉज डाई जो है वो एक फेयर डाई है। हम यहाँ दो केसेस पर मेजरली फोकस करेंगे, एक जब 5 आता है और एक जब 5 नहीं आता। अच्छा, 5 आता है और वो रिपोर्ट कर रहा है क्या कि ये 5 है, बिकॉज ही स्पीक द ट्रुथ ऑन एन एवरेज 4 out of 5 टाइम्स। तो हम क्या कहेंगे? 4/5। वो 5 ही रिपोर्ट करेगा और वो 5 रिपोर्ट नहीं करेगा, ये हो गया 1/5। हमारा फोकस किस पे है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 5। तो 5 आया और उसने 5 रिपोर्ट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इन दोनों का प्रोडक्ट। सो 1/6 इंटू 4/5 अगर मैं करता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/30। ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि इसने 5 रिपोर्ट नहीं किया। हमारा फोकस किस पर होगा? जब उसने 5 रिपोर्ट किया। तो 5 आया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, उसने 5 रिपोर्ट किया यानी ट्रू रिपोर्ट किया, 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/30। अब हम एक थोड़ा दूसरा केस लेते हैं, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। यहां पर भी दो केसेस हमारे क्या बन गए? एक कि वो ये 2 रिपोर्ट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/5। तो 4/5 इंटू 1/6, अगेन विल से 4/30। बट अगेन ये हमारे काम का नहीं, वो 2 रिपोर्ट नहीं करेगा। अगर 2 रिपोर्ट नहीं करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5। 2 रिपोर्ट नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि वो 5 रिपोर्ट करेगा। 2 रिपोर्ट नहीं करने का मतलब है कि वो हो सकता है 1 रिपोर्ट करे, वो 3 रिपोर्ट करे, वो 4 रिपोर्ट करे, वो 5 रिपोर्ट करे, या वो 6 रिपोर्ट करे। क्योंकि 2 आया और 2 रिपोर्ट किया, ये केस तो अलग हो गया। 2 आया और उसने 2 रिपोर्ट नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, यानी उसने झूठ बोला। लेकिन जब उसने 1/5, जब उसने झूठ बोला, तो उसने कौन सा नंबर बोला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम कौन सा नंबर ढूंढ रहे हैं? जब उसने 5 रिपोर्ट किया। ओके, क्योंकि सबके बराबर चांसेस हैं झूठ बोलने की, यहाँ पर इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। उसने कहा कि भाई 2 नहीं आया, अच्छा क्या आया? 1 आया। तो मे बी हम कहेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। 1/5 बिकॉज सब कुछ बराबर है। यहाँ हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो अगर 2 नहीं आया और उसने 5 रिपोर्ट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 नहीं आया मतलब 2 रिपोर्ट नहीं किया, 1/5। लेकिन उसमें भी 5 रिपोर्ट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी फर्दर 1/5, तो ये हो गई 1/25। इनफैक्ट ये सारी प्रोबेबिलिटीज 1/25 ही होंगी। ये भी 1/25, ये भी 1/25। तभी सभी को आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 5/25 विच इज इक्वल टू 1/5। तो 2 आया और उसने 5 रिपोर्ट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 नहीं होगी। 2 आया और उसने 5 रिपोर्ट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/25 यहाँ पर। तो बताइए 2 आने पर 5 रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 और 1/25 का प्रोडक्ट, ये हो गई 1/150। पर ध्यान रखिए ये 2 का केस हुआ, 1 के केस में भी 1/150, 3 के केस में भी सेम होगा। तो मैं इनफैक्ट यहाँ पर इनटू क्या कर दूंगा?
5 goes into 150 30 times, तो 5 नहीं आया और 5 रिपोर्ट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/30 होगी। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इन दोनों का सम, दैट इज 5/30। हमें पता करना है उस बात की प्रोबेबिलिटी कि जब उसने 5 आया था और उसने 5 रिपोर्ट किया, 4/30। 30 से 30 कैंसिल होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? 4/5, बट वो किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि जब वो 2 नहीं आता है तो वो 5 रिपोर्ट करता है। जो एग्जामिनर है उनका इंटेंशन ये है। अगर ऐसा हुआ तो ये सारे केसेस हमारे हाथ से हट जाएंगे, क्योंकि जो इंटेंशन पे अगर हम फोकस करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमें कोई नहीं मिल रहा, नन ऑफ दीज हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि अगर उसने 2 आया और 2 रिपोर्ट किया तो 4/5। 2 रिपोर्ट नहीं किया तो उसने एक्चुअल में, हम यहाँ मान के चलेंगे, उसने कहा ये 5 आया, राइट? बाकी सारे केसेस में 5 आया है, वो प्रोबेबिलिटी 1/5। तो ऐसे ही ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 एंड 1/5, दैट इज 1/30। ऐसे कुल कितने केसेस हैं? 5, तो इंटू 5 कर देंगे, सो इट विल बिकम 5/30। अब हमारा आंसर क्या होगा? 5 रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी 4/30 एंड 5/30, दैट इज 9/30, और एक्चुअल में 5 आया था, ये 4/30, 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो आंसर 4/9। तो यहाँ पर एक अजम्पशन हमें लेके चलना पड़ेगा अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जाएं, कि जब वो 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आता, कोई भी नंबर आता है, 2 आता है, उसने रिपोर्ट किया 2, तो ट्रू बोला, पर उसने रिपोर्ट नहीं किया, उसने कहा 2 नहीं आया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उसने कहा कि 5 आया। ये अजम्पशन लेंगे तभी हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा, अदरवाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4/5। इफ log 5, जहां पर बेस में है 5, फिर log बेस में अगेन 8 है, x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हमें गिवन है, पॉसिबल वैल्यू पूछी है हमसे x की। log से जुड़ी हुई एक बेसिक प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर हमें log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x गिवन हो, एक तो जो नंबर है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, ये जो बेस है ये नेगेटिव, 0 और 1 नहीं हो सकता, ये बेसिक रेस्ट्रिक्शंस है लॉग की। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x। इस तरह से जो नंबर है वो लिखते हैं, फिर बेस और ये वाला जो वैल्यू है उसको पावर में ले जाते हैं। सेम चीज अगर हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहें तो हमारे पास में log, फिर एक पूरा एक्सप्रेशन log में लिखा हुआ है, log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 8, और यहां पर ये 5 बेस में है, दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये रूल हम यहां पर अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 0। 5 रेज टू द पावर 0 हो गया है 1, तो ये हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 1। वापस हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, सो x स्क्वायर माइनस 1 is equal to 8 raised to the power 1, x square minus 1 is equal to 8, x square is equal to 9, x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई हैं, प्लस माइनस 3। नाउ क्या हम यहाँ पर x की वैल्यू प्लस 3 ले सकते हैं? अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, ये एक पॉजिटिव नंबर है, अलाउड है। माइनस 3 ले सकते हैं, यस, माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 1 इज अगेन 8, तो x की दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज अलाउड है। लॉगरिथम के जब भी क्वेश्चंस आपको मिले और आप फाइनली वेरिएबल की वैल्यू निकालें तो एक बार सब्स्टिट्यूट करके जरूर चेक कर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ये जो नंबर है वो नेगेटिव हो जाए या किसी तरह से बेस नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ पर क्योंकि प्लस माइनस 3 ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ प्लस 3 अवेलेबल है, हम ये कहेंगे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट्स है और हमें पता करना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में जो अप्रोच हम इस्तेमाल करते हैं वो है सब्स्टिट्यूशन की। कोई भी हम वैल्यू लेके और सब्स्टिट्यूट करके और हम चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। लेट अस से हमने x की वैल्यू ले ली है 1/2। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इन दोनों में से कौन सा ट्रू है। अगर 1/2 हम यहाँ लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2, ये हो गया है 3/2, रिवर्स हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/3। अच्छा, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस 1/2
और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1/4। 1 माइनस 1/2 इज 1/2 और प्लस 1/4 करेंगे तो वैल्यू होगी 3/4। सिंस 3/4 2/3 से बड़ा है, डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा एंड नाउ सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही हमारा यहाँ पर ट्रू होगा। ऐसे ही x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में, लेट अस से हमने वैल्यू पुट कर दी है -1/2। यहाँ पुट करते हैं 1/1 -1/2, सो ये हो गया 1/1/2 और जब इसको 1/2 का ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2। सेकेंड पार्ट अगर देखें तो 1 -1/2 ब्रैकेट में लिख देते हैं, -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1/4। तो ये हो गया है 1 + 1/2 + 1/4, या इसे हम कहेंगे 1 3/4 या 7/4। एज वी कैन सी 2 7/4 से बड़ा है, देयरफॉर हमारा फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, दैट 1 and 4 आर ट्रू। 50 liters of a mixture of milk and water contains 30% water. Immediately 50 लीटर हमारा टोटल सोल्यूशन है, इसमें 30% वाटर होने का मतलब है वाटर हो गया है 15 और मिल्क हो गया है रिमेनिंग, दैट इज 35 लीटर्स। दिस मिक्सचर इज एडेड टू 80 लीटर्स ऑफ अनदर मिक्सचर, हमारे पास 80 लीटर है अनदर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर दैट कंटेन्स 20% वाटर। 80 का 20% होता है 16, तो वाटर है 16 और मिल्क हो गया है 64। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो वाटर की क्वांटिटी हो जाएगी 31 और मिल्क रिमेनिंग 99। इन दोनों का सम 130 होना चाहिए। क्वेश्चन ही पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द रिजल्टिंग मिक्सचर टू ऑब्टेन अ फाइनल मिक्सचर जिसमें 25% वाटर हो। लेट अस से हमने वाटर ऐड किया है x लीटर, ऐसा करने पर रिजल्टिंग मिक्सचर में वाटर 25% होना चाहिए तो मिल्क 75% होना चाहिए। इमीडिएटली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 25 goes into 75 3 times, 3 into 31 is 93 plus 3x is equal to 99, therefore 3x is equal to 6, x is equal to 2। तो अगर हम यहाँ पर 2 लीटर वाटर ऐड कर दें तो रिजल्टिंग मिक्सचर में जो वाटर की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी 25%। 3 workers working together need 1 hour to construct a wall. The first worker working alone can construct the wall twice as fast as the third worker. अगर ये twice as fast as the third worker wall को कंस्ट्रक्ट कर सकता है तो काम को करने में जो टाइम लेगा थर्ड वर्कर के मुकाबले वो हाफ होगा। यहाँ एक काम करते हैं, हम 3 वर्कर्स को नाम दे देते हैं, फर्स्ट वर्कर को A, सेकेंड वर्कर को B और थर्ड वर्कर को C। सपोज थर्ड वर्कर वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में 2x आवर्स ले रहा है, तो जो फर्स्ट वर्कर होगा वो सिर्फ x आवर्स लेगा, क्योंकि वो ट्वाइस स्पीड से काम करता है तो टाइम टेकन हाफ होगा। मैंने जानबूझ के यहाँ पर वैल्यू 2x ली है जिससे कैलकुलेशन में हम फ्रैक्शन को अवॉइड कर सकें। और आगे क्या लिखा है, एंड कैन कंप्लीट द टास्क एन आवर सूनर देन द सेकंड वर्कर। ये जो फर्स्ट वर्कर है ये सेकंड वर्कर के मुकाबले 1 आवर कम टाइम में काम कंप्लीट कर लेता है, तो जो सेकंड वर्कर है वो 1 आवर ज्यादा लेगा। ओके, तीनों मिलके कितने आवर्स ले रहे हैं 1 आवर। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, ए का 1 आवर वर्क निकाल लें, ये होगा 1/x, प्लस बी का 1 आवर वर्क निकाल लें, ये होगा 1/x + 1, और सी का 1 आवर वर्क निकाल लें, ये होगा 1/2x। और अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो इनका कंबाइंड 1 आवर वर्क आ जाएगा 1/1। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, 2x × x + 1, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी, x कैंसिल हो जाएगा, 2 × x + 1, या लिख सकते हैं 2x + 2। x + 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू आएगी 2x, 2x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू आएगी x + 1, दिस इज इक्वल टू 1। फर्दर सॉल्व करें, 2x एंड x ये मिलके हो गया है 5x + 3 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x² + 2x, और आगे सॉल्व करें तो 2x² - 3x - 3 इज इक्वल टू 0। क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, x इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज -3
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यहां पर बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2 इंटू कांस्टेंट टर्म दैट इज -3 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2। सो -3 इंटू माइनस यहां पे करेंगे तो ये तो हो जाएगा +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू 2 इंटू -3 ये हो गया 24 विद अ पॉजिटिव साइन एंड 24 प्लस 9 33 और डिनोमिनेटर पे हमने लिख दिया है 4। नेगेटिव वैल्यू को हमें इग्नोर करना होगा क्योंकि उस केस में x की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि x की वैल्यू हमारी क्या होगी, √33 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एवरेज टाइम टेकन इन आवर्स बाय द 3 वर्कर्स व्हेन वर्किंग अलोन टू कंप्लीट द वॉल। ए टाइम ले रहा है x आवर्स, बी ले रहा है x+1 आवर्स और सी ले रहा है 2x। हमें इसका एवरेज निकालना है। बड़ा सिंपल तरीका होगा, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर दें। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 4x + 1 और डिवाइड बाई 3 करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। x की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें 4 इंटू √33 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। √33 ये एज इट इज आ गया है, 3 + 1 4 अपॉन 3। एज वी कैन सी फर्स्ट ऑप्शन हमारी वैल्यू यहाँ पर मैच हो गई है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी फास्ट करनी होगी। क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, पर इसको सॉल्व करने के लिए हम वेन डायग्राम का सहारा लेंगे। यहाँ पर 3 स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। स्टूडेंट्स हैं जिनके रोल नंबर्स हैं 1 से लेके 140 तक, और कितने स्टूडेंट्स किस गेम को ऑप्ट करते हैं वो हमें मेंशन किया गया है। पता करना है नंबर स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। जो फर्स्ट सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने क्रिकेट को ऑप्ट किया है। सेकेंड सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने फुटबॉल को ऑप्ट किया है, और थर्ड सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने बास्केटबॉल को ऑप्ट किया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मालूम है कितने हैं, 140। तो जो रेक्टेंगल है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं 140। अच्छा, क्रिकेट को कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है? वो स्टूडेंट जिनका रोल नंबर इवन है, यानी वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हैं। 140 तक ऐसे 70 नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, वी कैन फाइंड आउट इजीली। फुटबॉल उन लोगों ने ऑप्ट किया है जिनका रोल नंबर 5 से डिविजिबल है। 140 तक 28 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 140 को 5 से डिवाइड करें और जो वैल्यू कंप्लीट आ रही है दैट इज 28 × 5 140, वो यहां हमने लिख दी। बास्केटबॉल उन लोगों ने ऑप्ट किया है जिनके रोल नंबर 3 से डिविजिबल है। 140 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में 46, ये कंप्लीट डिवीजन होता है बिकॉज 46 × 3 करने पर 138 आता है। तो 46 स्टूडेंट्स ने बास्केटबॉल ऑप्ट किया है। अच्छा, व्हाट अबाउट क्रिकेट एंड फुटबॉल? क्रिकेट ऑप्ट किया है उन लोगों ने जो 2 से डिविजिबल रोल नंबर है जिनका, और फुटबॉल जिनका रोल नंबर 5 से डिविजिबल है। तो दोनों गेम उन्हीं स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किए जिनका रोल नंबर इन दोनों से डिविजिबल है या इनके एलसीएम से डिविजिबल है। 140 तक 10 से डिविजिबल होने वाले 14 नंबर्स हैं। सो 14 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। व्हाट अबाउट फुटबॉल एंड बास्केटबॉल? सेम अप्रोच हम यूज करेंगे। 3 एंड 5 से डिविजिबल होने चाहिए वो नंबर्स, यानी 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 9 टाइम्स 135। व्हाट अबाउट क्रिकेट एंड बास्केटबॉल? नंबर्स 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए, यानी कि 6 से डिविजिबल होने चाहिए। 23 ऐसे नंबर होंगे। 23 × 6 इज 138। अच्छा, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों ही स्पोर्ट्स को ऑप्ट किया है? वो स्टूडेंट जिनके रोल नंबर 2 3 एंड 5 तीनों से डिविजिबल है या इनके एलसीएम से। एलसीएम है 30। 140 तक 30 से डिविजिबल होने वाले 4 नंबर्स। अगर ये वैल्यू 4 हो गई तो ये 10 होगी। इन दोनों का सम 14 होना चाहिए। ये 4 है तो ये वैल्यू 5, इन दोनों का सम 9 होना चाहिए, और अगर ये 4 है तो ये 19। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 10 14 एंड 5 19, ये वैल्यू होनी चाहिए 9।
व्हाट अबाउट दिस वैल्यू 19 and 4 23 and 10 33, तो ये वैल्यू होनी चाहिए 37। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू 19 and 4 23 and 5 28, तो ये वैल्यू 18 होनी चाहिए। क्या हम पता कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इन तीनों में से कोई कम से कम एक स्पोर्ट्स तो ऑप्ट किया है? इन सब वैल्यूज को ऐड कर लीजिए। अच्छा, इसे ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका सम ऑलरेडी हमें मालूम है कितना है, वो 70। और 70 में अगर हम ऐड कर दें 9 + 5 14 + 18 32, तो सम आएगा 102। 102 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी स्पोर्ट्स को ऑप्ट किया है इन तीन में से। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 140, तो बाकी कितने बचे हैं 140 - 102, दैट इज 38। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन तीनों में से कोई भी स्पोर्ट्स ऑप्ट नहीं किया। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें fx की वैल्यू गिवन है, gy हमें गिवन है और g3 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अगर हमें g3 की वैल्यू निकालनी हो तो हम y की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 × 3 ये हो गया है 6 + f3। अब क्योंकि हमें f3 की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह हम 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 6 + x का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, ये हो गया है 9 + log of 3 to the base 3। log of 3 to the base 3 इसकी वैल्यू हमें मालूम है 1 होती है, तो 6 + 9 15 + 1 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए था 16। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है पर इसमें मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ है। 2x2 का मैट्रिक्स है, उसको हमने फिल किया है 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स randomly chosen from 1 2 3 4 5 6। then the probability that the matrix generated in such a way is singular। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? सपोज हम यहां पर बात कर रहे हैं 4 एलिमेंट्स की, A, B, C और D। वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाता है जहां पर A × D - B × C करने पर वैल्यू 0 आती है। एक बार ये बात समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें टोटल सबसे पहले तो 4 नंबर्स चूज करने हैं आउट ऑफ दी 6। ये तरीका होगा 6 C 4। नाउ एक बार हमने 4 नंबर्स चुन लिए, मान लीजिए हमने नंबर चुने 1 3 5 एंड 6। अब इन 4 नंबर्स को इन 4 पोजीशंस पे अरेंज करने का तरीका होगा 4 फैक्टोरियल। हम डायरेक्टली परम्यूटेशन से भी इसको लिख सकते थे, लेकिन कॉम्बिनेशन से करेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा समझने में जब हम फेवरेबल केसेस की बात करेंगे, बिकॉज डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला होगा फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो पहले तो टोटल केसेस हम अरेंज पता करते हैं कि ये जो 6 नंबर्स हमें दिए गए हैं, 6 डिजिट्स हमें दी गई हैं, इनमें से 4 को सेलेक्ट करके अरेंज करने के कुल कितने तरीके होंगे, तो 6C4 × 4 फैक्टोरियल, राइट। नाउ वाई 4 फैक्टोरियल? बिकॉज देखिए इस पोजीशन पे अगर 1 आता है दैट्स अ डिफरेंट अरेंजमेंट, और अगर यहाँ 3 आता है देन इट इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट। तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के यू कैन से 4 वेज हैं, फिर इनमें से किसी और को ले ले 3 वेज हैं, 2 वेज एंड 1 वेज। तो ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस। व्हाट अबाउट फेवरेबल केसेस? हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स जनरेट हो वो सिंगुलर हो, यानी कि A × D - B × C 0 हो। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम कौन कौन सी डिजिट्स का इस्तेमाल करें। लेट अस से हमने एक डिजिट 1 ली है, तो 1 एंड 6, इसके अलावा 2 एंड 3। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है। क्या हम कोई और पॉसिबिलिटी के साथ वर्क कर सकते हैं जहां पर हमारा जो प्रोडक्ट है 2 डिजिट्स का और दूसरी 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट, उनका डिफरेंस 0 हो? सपोज हमने 1 के साथ यहां पर 6 ले लिया, बट 1 के साथ 5 नहीं ले सकते, 4 3 2 अगर हम लेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, और अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो वो क्या होगा 0। अच्छा, अगर हम 2 के साथ बात करें तो एक पॉसिबिलिटी और है, 2 एंड 6 को हम एक साथ लिख दें और 3 एंड 4 का इनका प्रोडक्ट एक साथ लें, तो ये भी 12 एंड 12 डिफरेंस 0 आ रहा है। तो यहां पर अब तक 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास बन चुकी है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम 2 के साथ 5 ले लें? नहीं हो सकता। 2 के साथ 4, बिकॉज 2 × 5 10, अब किन्हीं भी 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट 10 नहीं आ रहा। तो 2 के साथ हमारा सिर्फ यही एक केस बन रहा है। अगर हम 3 के साथ जाते हैं तो 3 × 6 18 करेंगे, तो बाकी किन्हीं भी 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 नहीं होगा। 3 × 5 15 नहीं होगा। 3 × 4 12, ये केस हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो प्राइमरली सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए या तो हमें इन 2 को इस्तेमाल करना होगा या हमें इन 2 को इस्तेमाल करना होगा। तो टोटल केसेस हमारी हो गए 2। अच्छा, इन 2 केसेस में से अब इनको अरेंज करना है, वो कैसे पॉसिबल है?
सपोज हमने यहां पर 1 और 6 लिखा, एक बात समझते हैं, तो इन दो पोजीशंस को फिल करने का तरीका हमारे पास क्या होगा, 2 वेज, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली इन दो पोजीशंस को अरेंज करने का तरीका भी हमारे पास होगा 2 वेज। बिकॉज सपोज 1 एंड 6 हमने यहां लिखा तो हम 6 एंड 1 भी लिख सकते थे, यहां पर हमने 2 एंड 3 लिखा तो हम 3 एंड 2 भी लिख सकते थे। तो टोटल 4 केसेस हो गए। ये तो कब, जब 1 और 6 यहां आ गए। अब अगर 1 और 6 यहां आ जाते तो फिर 4 केसेस हो जाते, तो हम इसको डबल कर देंगे। सो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये टोटल अरेंजमेंट के तरीके हो गए। आप चाहे तो केसेस बना सकते हैं 1, 3, 2, 6, दिस इज 1 केस। फिर आप लिख सकते हैं 6, 1, 2, 3, हमने 1 और 6 को इंटरचेंज कर दिया। आप लिख सकते हैं 1, 6, 3 एंड 2, एंड देन हम लिख सकते हैं 6, 1, 3 एंड 2। तो टोटल 4 केसेस तो ये हो गए जब 1 और 6 इस पोजीशन पे, और अगर 1 और 6 इस पोजीशन पे हो जाए तो 4 और हो जाएंगे। दैट इज व्हाई वी से 8 केसेस। तो यहां पर हम ये 8 केसेस लिख देते हैं। सो 2 इंटू 8, 6c4 अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है 6 इंटू 5/2 यानी कि 15। 4 फैक्टोरियल होता है 24। 8 गोज इंटू 24 3 टाइम्स, तो हमारी जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो होनी चाहिए 2/45। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अशोक started a business with a certain investment. After few months, Bharat joined him, investing half amount of Ashok's initial investment. At the end of the first year, the total profit was divided between them in the ratio 3:1. Bharat joined after how many months? इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। यहां पर अशोक ने ज्वाइन किया, लेट अस से अशोक हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। आफ्टर सम मंथ्स, कितने मंथ्स के बाद में, लेट अस से एक्स मंथ्स के बाद में बी ने भी ज्वाइन किया। बी ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो ए के अमाउंट का हाफ था। क्योंकि पूरा क्वेश्चन रेशियो में चल रहा है, आप कोई भी वैल्यू अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए अशोक ने इन्वेस्टमेंट किया है 2 रुपए का और भरत ने इन्वेस्टमेंट किया है 1 रुपए का। अशोक का जो इन्वेस्टमेंट है वो है फॉर 12 मंथ्स, जबकि भरत का इन्वेस्टमेंट है 1 इंटू, हम यहां पर लिख देंगे 12 माइनस एक्स मंथ्स। हमने इन्वेस्टमेंट को और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको हम ये कह सकते हैं मंथली इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट। पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट है जो हमें यहाँ पर यूज करना है। आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया और जितने टाइम पीरियड के लिए आपने इन्वेस्ट किया उसका प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, और अगर कोई और चीज मेंशन ना हो तो जो प्रॉफिट होता है हम उस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। प्रॉफिट का रेशियो हमें गिवन है 3:1। एक्स की वैल्यू हमें मालूम करनी है। 3 गोज इंटू 12 4 टाइम्स, 4 इंटू 2 ये हो गया है 8 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें 6 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स गिवन है 64। तो अगर हम उनके टोटल मार्क्स निकालना चाहें तो 64 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी 384। ऑल द स्टूडेंट्स गॉट डिफरेंट मार्क्स। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड 70 मार्क्स। तो एक स्टूडेंट के मार्क्स तो हो गए हैं 70 एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स स्कोर्ड 40 और अबव, यानी किसी के 40 हो सकते हैं, किसी के 41, किसी के 42 एंड सो ऑन। द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द सेकंड हाईएस्ट एंड द सेकंड लोएस्ट। नाउ क्योंकि हम गैप को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सेकंड लोएस्ट को जितना लोएस्ट पॉसिबल हो वहां रखेंगे और सेकंड हाईएस्ट को जितना बड़ा कर सके वहां करेंगे। तो यहां एक काम करते हैं, लोएस्ट के मार्क्स अज्यूम कर लेते हैं 40, सेकंड लोएस्ट के मार्क्स अज्यूम कर लेते हैं 41 और थर्ड लोएस्ट के मार्क्स अज्यूम कर लेते हैं 42। अब तक हमारे पास 4 लोगों के स्कोर आ गए हैं। अब बाकी बचे जो 2 लोग हैं उनके स्कोर को हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम इसको ऐड कर लें कि अब तक कुल कितने मार्क्स हो चुके हैं। ये हो चुका है 123। इसमें अगर हम 70 भी ऐड कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 193। अगर हम 193 को यहां से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 191 बाकी बचे हुए जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल मार्क्स हैं। हम चाहते हैं सेकंड हाईएस्ट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट में भी गैप सबसे कम होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर हमने लार्जेस्ट को ज्यादा बड़ा कर दिया तो सेकंड लार्जेस्ट को छोटा करना पड़ेगा। इसका एक ही तरीका होगा, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने पर यू विल गेट 95.5। पर डेसिमल में हम मार्क्स नहीं ले रहे हैं तो जो हाईएस्ट है उसके मार्क्स आएंगे 96 और जो सेकंड हाईएस्ट है उसके मार्क्स 95। अब अगर हमने हाईएस्ट को बढ़ा दिया तो सेकंड हाईएस्ट कम हो जाएगा
उस केस में हमें जो डिफरेंस है वो कम मिलेगा। तो ये हमारा सेकंड हाईएस्ट मार्क्स होगा, ये हमारा सेकंड लोएस्ट मार्क्स होगा, और इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो वो होगा 54। देयरफॉर ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। The table below presents the quoted buy and sell prices of 5 stocks during the 5 trading days of a given week. The quoted sell price is the price at which an investor can sell a stock in the market. The quoted buy price is the price at which an investor can buy a stock from the market. All the quoted numbers are in Indian rupees. टेबल हमारे सामने है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सेल और बाय जो प्राइसेस है वो लिखी हुई हैं, और जो स्टॉक्स हैं 5 वो हमारे सामने फर्स्ट कॉलम में लिखे हुए हैं। एज सच टेबल में समझने के लिए बहुत ज्यादा हमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन पे हम नजर डाल सकते हैं। If an investor had rupees 36 lakh to invest in any particular single stock and she could buy the stock only on Monday and sell it off only on Friday, then the stock she should buy on Monday to earn the maximum possible profit. अब मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट निकालने के लिए एक तरीका तो ये होगा कि हम हर एक का ये पता करें कुल कितने स्टॉक परचेज किए हमने मंडे को, फिर उनकी सेल प्राइस निकालें और सेल प्राइस में से जो 36 लाख है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। बट ये तरीका टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हम ये पता कर लें कि कहां पर परसेंटेज प्रॉफिट हमें सबसे ज्यादा मिल रहा है। जहां परसेंटेज प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा वहां पर ओवरऑल प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। परसेंटेज प्रॉफिट हम निकालें कैसे, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, सेलिंग प्राइस माइनस बाय प्राइस, ये तो हो गया प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय प्राइस इनटू 100, ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो 4 स्टॉक्स हमें गिवन है हम उनके लिए एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। मरी को मंडे को बाय प्राइस था 346 और फ्राइडे को सेल प्राइस था 372। तो अगर यहां पर हम देखें प्रॉफिट कितने का हुआ है, 26 का अपॉन 346 इंटू 100 हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि चारों वैल्यूज में हमें इंटू 100 करना है। HUL बाय प्राइस 1933, सेल प्राइस 1966, तो प्रॉफिट हुआ है 33 का अपॉन 1933। ITC 238 से 253, प्रॉफिट हुआ है 15 का अपॉन 238। ब्रिटानिया 3046 से 3140, 94 अपॉन 3046। पता करना है कहां पर परसेंटेज प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। थोड़ा बहुत अंदाजा हमें लग सकता है। देखिए शुरुआत की डिजिट पे फोकस करें, इसका 10% होगा 3.46, 1% 10% होगा 34.6 और 1% होगा 3.46, तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% के बीच में होना चाहिए। अब जो 7 to 8% से कम है उन्हें हम इमीडिएटली हटा सकते हैं। इसका 10% 193.3, 1% 19.33, तो 2% 38, ये वैल्यू 2% से भी कम है, इसे हटा दीजिए। इसका 10% 304.6, 1% 30.46, तो 3% 90, ये अराउंड 3 और 4% के बीच में है, इसे भी हटा दीजिए। यहां पर अगर हम एग्जैक्ट निकालना चाहें, बिकॉज यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो आंसर 7 और 8% के बीच में ही आ रहा है। इसका 1% है 2.38, 2 7 टाइम्स 14, 2 8 टाइम्स 16, तो 7 to 8% के बीच में आ रहा है। बट अगर वैसे देखा जाए तो हम इमीडिएटली यहां पर इसको फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, बिकॉज यहां गैप थोड़ा सा ज्यादा आएगा। बट अदरवाइज हम एक काम करें, 7% निकाल लेते हैं। इसका 7% होगा 7 इंटू 321 प्लस 0.4 इंटू 7 2.8 प्लस 0.06 इंटू 7 दैट इज 0.42। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3.22 और 21, ये हो गया है 24.22। अगर 24.22 होता तो हम कहते 7%, पर ये है 26, मतलब आंसर 7% से ज्यादा है। जरा यहां 7% निकालें, 1% 2.38, तो 7% करेंगे तो 7 इंटू 2 इज 14, 7 इंटू 0.3 करते ही 2.1, ऑलरेडी ये वैल्यू 16.1 हो चुकी है, ये है 15, तो 7% से ये वैल्यू कम है, इसलिए ये हाईएस्ट परसेंटेज रिटर्न नहीं दे सकती। देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन मरीको। एग्जाम में कई बार ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आपको मिलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसा हो, तो आपको ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन जो है वो करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इन्वेस्टर हैड रुपीज 36 lakhs in purchasing the stocks of HUL on Monday,
HUL बाय मंडे, हम इस वैल्यू की बात कर रहे हैं। ओके, सेल देम ऑफ ऑन वेनेसडे, HUL को वेनेसडे को हम सेल कर दें इस प्राइस पे, एंड यूज द एंटायर प्रोसीड्स टू परचेज द स्टॉक्स ऑफ ब्रिटानिया ऑन द सेम डे। ब्रिटानिया हम परचेज करें ऑन वेनेसडे एंड सेल देम ऑफ अगेन ऑन फ्राइडे, और फ्राइडे को हम सेल कर दें। हमें ये पता करना है टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न ड्यूरिंग द वीक वुड बी। नाउ ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आपसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मांगेगा, आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, बट वैल्यूज बहुत ज्यादा क्लोज है। तो जनरली जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो, इस तरह के क्वेश्चंस को हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ें। हो सकता है बाद में 2 या 3 क्वेश्चन आपके लिए इजी हो, इसे आप बाद में अटेम्प्ट करें, लेकिन अदरवाइज अगर हम इसको यहाँ अटेम्प्ट करना चाहें तो 2 तरीकों का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, पता कर लें यहाँ पर कितना परसेंट रिटर्न हुआ है और यहाँ कितना परसेंट रिटर्न हुआ है, हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली इसके सम के इक्वल होगा। ओके, तरीका नंबर 2, जहां पर हम एक्चुअल वैल्यू निकाल के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे पहले परसेंटेज रिटर्न की बात करते हैं। यहां से अगर हम यहां पर आते हैं तो हमारा रिटर्न हो रहा है 46 का, डिवाइडेड बाई 1933। हम इस वैल्यू को परसेंट पे निकाल सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो हमारा रिटर्न हो रहा है 25 का, डिवाइडेड बाई 3115। चलिए परसेंटेज में देखते हैं। इसका 10% होगा 193.3, 1% 19.33। सो 19 2 टाइम 38, 80 बचा है। 19 4 टाइम्स 76, अप्रोक्सीमेटली ये 2.4% है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस केस? 10% है 311.5, 1% है 31.15, ये 25 है। अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे ये वैल्यू 0.8% के आसपास होगी, बिकॉज 24/32 होता है 3/4, 0.75। ये 25 और वो 31 है, तो वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी 0.8, और अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो आंसर आएगा 3.2%। हम इसे मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज इसको करने का जो सिस्टमेटिक तरीका होगा उसमें हम क्या करेंगे, सपोज 36 लाख रुपीस उन्होंने खर्च किया, परचेज क्या किया, HUL ऑन मंडे, HUL को मंडे में परचेज किया। ये स्टॉक प्राइस है पर स्टॉक, तो कैन वी से 36 लाख रुपीस में इतना स्टॉक परचेज किया जा सकता है। नाउ ये जितना स्टॉक आया उसे वेनेसडे को इस प्राइस पे सेल किया गया, तो इस स्टॉक को अगर हम 1979 पे सेल करें तो ये हमारा टोटल पैसा आया। अब इस टोटल पैसे को हमने ब्रिटानिया के स्टॉक में लगा दिया, बाय प्राइस थी 3115, तो जो टोटल पैसा आया इसे हमने 3115 से डिवाइड किया। अगेन हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉक्स आ गए, और इन स्टॉक्स को हमने फ्राइडे को इस प्राइस पे सेल कर दिया, तो ये हमारा फाइनल पैसा आ गया कि हमें कुल कितना पैसा मिलेगा ऑन फ्राइडे। हमें कितना फायदा हुआ, इसके लिए हम एक काम करें, इसमें से वो 36 लाख सब्ट्रैक्ट कर दें, और अगर इस वैल्यू को इनिशियल जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था 36 लाख से डिवाइड करके और इनटू 100 कर दें, तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। नाउ देखिए 36 लाख तो यहां से कॉमन आ जाएगा और नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन में क्या होगा, 1979 इंटू 3140 अपॉन 1933 इंटू 3115 माइनस 1, और यहां पर ये इंटू 100 होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर वापस 3.2% ही आएगा, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सलाह यही होगी, अगर ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है तब तो ये कैलकुलेशन करना आसान है, अदरवाइज इस तरह की कैलकुलेशंस को एग्जाम में मैं कम से कम आपको अवॉइड करने के लिए कहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 मिनट ले जाएगा। हो सकता है कोई इजी क्वेश्चन आपका बाद में वेट कर रहा हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। The difference between the quoted buy and sell price of a stock is referred to as the spread of the stock. Okay, the average spread of the stocks is lowest on. अच्छा, एवरेज स्प्रेड कैसे निकालेंगे, टोटल स्प्रेड डिवाइडेड बाय 5। ओके, क्योंकि मंडे को हम बात कर रहे हैं तो यहां पर 5 स्टॉक्स हैं। अच्छा, स्प्रेड यहां कितना होगा, 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। तो जरा सबको ऐड करते हैं, 2 and 1 3 and 2 5 and 1 6 and 2 8। मंडे को ओवरऑल स्प्रेड हुआ है 8, और आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड मत करिएगा, अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि हर एक वैल्यू को आपको 5 से डिवाइड करना होगा।
क्योंकि हम चाहते हैं लोएस्ट हो स्प्रेड, तो बस हमें टोटल पे नजर डालनी है। अभी तक 8 हमारा आंसर हो सकता है। चलिए यहां पर स्टॉक स्प्रेड देखते हैं। 3 + 1 6 4, 4 + 3 7 + 1 8 + 1 9। ट्यूसडे लोएस्ट नहीं हो सकता, अभी तक मंडे लोएस्ट आ रहा है। थर्सडे 3 + 3 6 + 4 10, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 8 को एक्सीड कर चुका है। फ्राइडे 1 + 2 3 + 3 6 + 3 9, अगेन आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो मंडे को एक्सीड कर चुका है। देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? फर्स्ट ऑप्शन। तो आपने देखा, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में उलझ जाते तो अगला क्वेश्चन जो कि आसान था उसे हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A brokerage firm charges 0.1% trading commission on the value of shares bought or sold through its trading platform. If an investor bought 1000 shares of Britannia on Tuesday, Britannia Tuesday ये buy price थी, and sold all of them on Thursday, sold all of them on Thursday, then the total brokerage fees that will be charged from the investor is, आसान तरीका होगा 3101, इस पर हमने 1000 स्टॉक खरीदे तो इंटू 1000 टोटल वैल्यू आ गई, और इसका 0.1% अगर हम निकालेंगे तो 0.1/100 विच इज नथिंग बट 1/1000। तो अल्टीमेटली 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। तो यहां पर जो ब्रोकरेज होगा वो होगा 3101, एंड सिमिलरली यहां पर जो ब्रोकरेज होगा वो होगा 3025, और अगर आप ऐड करेंगे तो 6126 will be the value you will get as your answer, and you can see second option हमारा आंसर होगा। ऑप्शंस बड़े क्लोज थे लेकिन कैलकुलेशन कुछ था ही नहीं, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू हैड डिसाइडेड टू इन्वेस्ट ₹36 लाख वर्थ ऑफ ITC स्टॉक्स ऑन मंडे, ITC स्टॉक ये रहे, मंडे को हमने ये बाय किया है, ओके। देन द डे ऑफ द वीक यू शुड चूज टू सेल द स्टॉक्स टू अर्न द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। जहां पर सबसे बड़ी सेलिंग प्राइस होगी वही हमारा आंसर होगा। ट्यूसडे को सेलिंग प्राइस है 238, वेडनेसडे को 246, थर्सडे को 221 और फ्राइडे को 253। हाईएस्ट वैल्यू हमें कब मिल रही है? फ्राइडे को। देयरफॉर आंसर टू द क्वेश्चन विल बी व्हाट? फोर्थ ऑप्शन, फ्राइडे। सो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे, बस हाँ आपको समझदारी ये दिखानी है कि किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको उलझना ही नहीं है और समझदारी से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना।